नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए हम मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अभी अभी दिसंबर में ही 64वीं बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उससे क्या पूछा गया, कैसे वो गया, क्या क्या प्रश्न थे, वो सभी जानकारी आपके साथ साझा करेगा। तो ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी कैंडिडेट की है जो अभी इंटरव्यू दे के आया है। तो उसी के साथ उसका एक्सपीरियंस सुनने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इसके अलावा जैसे कौन से कागज़ लेके जाना पड़ता है, कैसे वेरीफाई होते हैं, क्या क्या चाहिए होता है इंटरव्यू में, अन्य जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए सीधे मिस्टर चंदन कुमार के साथ। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया था 64th बीपीएससी इंटरव्यू के समय। जो मेरा इंटरव्यू हुआ था 18 दिसंबर को। तो क्या हुआ कि मेरा शिफ्ट 1 में था जिसमें 40 बच्चे को बुलाया गया था और 40 बच्चे को 10-10 के ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। मेरा ग्रुप बी में था और ग्रुप बी में 10 बच्चे थे। तो अगर रोल नंबर के हिसाब से देखा जाए तो मेरा 7वां नंबर पर था, 7th नंबर पर था, लेकिन उसको रैंडम करके मेरा सबसे पहले कर दिया था। तो मतलब ग्रुप बी में सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही होने वाला था। मैं गया बीपीएससी ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने एक हॉल में बैठाया। उसके बाद वहाँ से ले गया, हमें ग्रुप डिवीज़न हो गया, जो मुझे ग्रुप बी मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरा कोरोना टेस्ट किया। कोरोना में जब मैं नेगेटिव आया तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया। और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक कोड दिया जिस कोड पर इंटरव्यू होता है। तो जो ये रैंडम, जो मेरा 7 नंबर पर था लेकिन रैंडम फर्स्ट पर कर दिया, और जो मुझे कोड दिया ना, एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए होता है। से इंटरव्यूअर जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है उसको ये पता ना लगे कि लड़का कहाँ का है, रोल नंबर क्या है और कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कुछ पता ना लगे। तो जब मुझे एक कोड मिल गया तो मेरा पहला इंटरव्यू था लगभग 10 बजे के करीब मॉर्निंग में। तो मैं इंटर किया। तो जब मैं गेट खोला उसके बाद मैंने उन लोगों से अनुमति लिया कि अंदर आने का, तो उन्होंने मुझे आने दिया। तो हमारा जो बोर्ड था उनके चेयरपर्सन थे इम्तियाज़ अहमद सर, और 4 मेंबर थे। एक टेबल था और टेबल के सामने सर बैठे हुए थे, साइड में 2 मेंबर थे और लेफ्ट साइड में एक फीमेल मेंबर थी। टोटल 4 था। तो मैं अंदर इंटर किया। उसके बाद मैंने क्या करा कि जो फीमेल मेंबर थी उनको पहले विश किया, उसके बाद बाकी सबको विश करके और सामने एक चेयर था, चेयर के सामने जाके खड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बैठ जाए। मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैं थैंक यू बोला। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि ठीक है, आप अपना मास्क हटाइए और पॉकेट में डाल लीजिए। तो पॉकेट में मैंने अपना मास्क हटा के डाल लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला कि जो चेयरपर्सन थे इम्तियाज़ अहमद सर, उन्होंने बोला कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने बोला कि सर पॉलिटिकल साइंस। आफ्टर डेट उन्होंने सेकंड सवाल किया कि आपका पहला सवाल ये था कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने बोला पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने बोला फिर से पॉलिटिकल साइंस। तो फिर उन्होंने पूछा कि इससे पहले भी आप इंटरव्यू दे चुके हो। तो मैंने बोला कि सर बीपीएससी में तो पहली बार इंटरव्यू है, लेकिन मैं सीडीएस में दे चुका हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये सीडीएस वही ना जो 12th के बाद होता है। तो मैं बोला कि नो सर, 12th के बाद एनडीए होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो उन्होंने फिर से क्वेश्चन करा कि अच्छा रिजल्ट क्या रहा। तो मैं बोला सर उसमें नहीं हो पाया। तो फिर जो फीमेल जो मेंबर थी, मेंबर 4, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये सीडीएस का मतलब क्या होता है। तो मैं बोला कि मैम कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो उन्हें बोला ओके। तो फिर उन्होंने, चेयरमैन सर ने क्या बोला कि आप अपना प्रीफरेंस बताओ। तो प्रीफरेंस में क्या हुआ कि मैंने बताया कि सर मेरा पहला बीएएस है, उसके बाद बीपीएस है, बिहार पुलिस सर्विस, उसके बाद वित्त सेवा है, उसके बाद लेवल के हिसाब से मैंने फिलअप कर दिया है। तो बोला कि अच्छा आज का न्यूज़पेपर पढ़े हो। तो मैंने बोला जी सर।
तो हुआ क्या था कि एक देखो जो इंसिडेंट हुआ था, लक मान लो या आप लक भी बोल सकते हो, क्योंकि जब मैं बीपीएससी ऑफिस में इंटर किया था तो जो हॉल में बैठा हुआ था ना, तो वहाँ पर एक भाई साहब थे, उनके पास 2-3 न्यूज़पेपर थे। तो वहाँ से मैं एक इंडियन एक्सप्रेस को लेकर पढ़ा, और जो फर्स्ट न्यूज़पेपर पढ़ा वहीं पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ डाला। क्वेश्चन ये था कि अच्छा आप बताइए कि बिहार बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश का भी एक समिट हुआ है, उसके बारे में बताएं आप, क्या क्या हुआ है। तो मैं बोला कि सर वहाँ पर आज ही हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के काउंटर पार्ट है शेख हसीना जी के बीच में वर्चुअल समिट हुआ है, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एनर्जी को लेके, और खासकर जो टिस्टा रिवर की प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके बात हुई है। तो उन्होंने बोला कि और बताइए और कौन कौन से टॉपिक पर बात हुआ है। तो मैं बोला कि सर इसके अलावा अगर हम देखें तो एक कॉरिडोर है जिसके थ्रू बांग्लादेश के थ्रू बनाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने के लिए, जिससे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेंस शॉर्ट हो सके, उस पर बात हुआ है। खासकर सर एनआरसी और सीए के बीच जो विवाद हुआ था रिफ्यूजी को लेकर, उस पर बात हुई है। और सर अभी इंडिया जो वैक्सीन बनाने वाला है कोविड का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें बांग्लादेश में, उस पर डिस्कस हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक मिस कर रहे हैं। मैं बोला कि सर अब तो मुझे याद आ नहीं रहा है कि अब एक पॉइंट कौन सा है। तो बोला कि उन्होंने बोला कि लोगों का आवाजाही, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। मैं बोला जी सर मैं भूल गया था। तो फिर बोला कि चलिए आप ये बताइए कि आप इसके बारे में बताइए कि नेपाल और इंडिया के बीच में क्या विवाद रहा था। तो मैं बोला कि सर नेपाल ने क्या करा कि अपने पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें एक नया मैप डाला, जिसमें हमारा जो डिस्प्यूटेड एरिया था, जिसका नाम था लिम्पियादुरा, लिपू लेक और काला पानी वाला एरिया, उसको अपने में बताया, इसलिए विवाद में रहा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नेपाल क्यों किया। तो मैं बोला कि सर आर्टिकल 350 जब हमने स्क्रैप किया, उसको हटाया, तो उसके बाद जैसे ही मैं बोल रहा था तो मेंबर 3 मुझे रोक दिए, बोले कि इससे नेपाल का विवाद से आर्टिकल 370 का क्या लेना देना है। तो मैं बोला कि सर इंडिया ने जब आर्टिकल 370 को हटाया, तो हटाने के बाद हमने एक अपना नया मैप जारी किया। जब हमने अपना नया मैप जारी कर दिया तो उसमें जो ये इलाके थे जो ऑलरेडी हमारा है, लिम्पियादुरा काला पानी वाला एरिया, उसको हम अपने में बताएं, जिसके कारण नेपाल एक रिजोल्यूशन पास किया, इसने किया। तो उन्होंने बोले ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चेयरमैन थे इम्तियाज अहमद सर, उन्होंने बोला कि आप ये बताओ कि आपको नहीं लगता कि नेपाल इंडिया से दूर हो रहा है, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो हम बोले कि सर अगर हम नेपाल को देखें तो हमारा और नेपाल का रिलेशन जो है, संबंध है, रोटी और बेटी का है। और देखें तो कल्चरल टाई भी है और मैट्रिमोनियल रिलेशन भी है। और नेपाल का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जिसमें जो हिमालय है, तो नेपाल हमसे चाह कर भी हमसे दूर नहीं हो सकता। हाँ, कुछ डिस्प्यूट आए थे, जिसमें खासकर नेपाल ने एलिगेशन लगाया था कि इंडिया इंटरनल अफेयर में दखल दे रहा है। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो थे वो कुछ ही दिन पहले नेपाल में गए हैं और सब सॉर्ट आउट हो चुका है। तो फिर उनका काउंटर क्वेश्चन था कि आपको नहीं लगता कि नेपाल चाइना क्या के प्रो हो रहा है, चाइना की तरफ झुकाव है। मैं बोला कि सर ऐसा हुआ है, कारण है इसका, क्योंकि अगर हम देखें तो नेपाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अभी जो रूल कर रहा है वो भी कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, और चाइना का भी तो थोड़ा प्रो चाइना हुआ है। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। तो ये मेरा इंटरेक्शन चेयरमैन सर के साथ था। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट इंटरेक्शन हमारा जो मेंबर, चेयरमैन सर ने बोला कि ठीक है, मेंबर जो 2 थे कि आप क्वेश्चन पूछिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप बताइए कि कोई 2 थिंकर के बारे में बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। तो मैंने बोला कि सर एरिस्टोटल और प्लेटो, क्योंकि PSIR मेरा सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट से पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप बताइए। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि दोनों के बीच में कुछ समानताएं बताइए और कुछ डिफरेंसेस बताइए। मैंने बोला कि सर एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के डिसाइपल थे, चेला थे। और अगर हम समानताएं में देखें तो सर जो प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था वो एरिस्टोटल ने उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। और मैं डिफरेंसेस बता ही रहा था कि उन्होंने मुझे रोका, बोला कि कुछ ऐसे स्कॉलर बताइए जो अलग अलग टाइम के हो। तो मैं बोला कि सर एक हम प्लेटो को ले लेंगे और एक JS मिल को लेंगे। तो उन्होंने बोला कि JS मिल को हम यूटिलिटेरियन थिंकर भी बोलते हैं,
आप जेएस मिल को क्यों लिए हैं, मतलब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया, जेएस मिल के बारे में कुछ बताइए। तो मैं बोला कि सर अगर हम जेएस मिल के देखें तो जेएस मिल पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने लिबर्टी के बारे में सही से एक्सप्लेन किया है, लिबर्टी के बारे में बताया है, और उन्होंने बोला है कि जो स्टेट का रोल होना चाहिए वो नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। इतना बोला तब उन्होंने जो मेंबर जो थर्ड थे उनको बोला कि सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो मेंबर थर्ड थे उन्होंने बोला मुझसे कि अच्छा ये बताइए कि आप बिहार के पॉवर्टी को कैसे कम करेंगे। तो मैं बोला कि सर हम सबसे पहले बिहार के पॉवर्टी को कम करने के लिए मैं सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस करूंगा, क्योंकि सर अगर हम देखें तो बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है काफ़ी इनरिच्ड है, काफ़ी यूथ है वहाँ पर। तो अगर हम इसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ हद तक हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि आपको लगता है कि सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन से कर सकते हैं। तो मैं बोला कि सर इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार का जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम इसके अलावा सर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर भी फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा सर हम फिशरीज़ का काफ़ी पोटेंशियल है बिहार में, तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो एग्रो बेस्ड एंड फिशरीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर और फिशरी पर, तो कुछ हद तक हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि चलिए मैं आपको एक पॉलिसी बनाने के लिए देता हूं कि आपको एक पॉलिसी बनाना है जिसमें बिहार का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको कम करना है। तो मैं बोला कि सर जनसंख्या कम करने के लिए उन्होंने बोला कि आपको एक पॉलिसी बनाना है। तो मैं बोला कि सर हम सबसे पहले मेरा पहला स्टेप होगा अवेयर करना। तो बोलते हैं किसको अवेयर करोगे। तो मैं बोला कि सर महिलाओं को। तो उन्होंने मुझे बीच में रोका, बोला कि आपको लगता है कि बच्चे पैदा करने में सिर्फ महिलाओं का हाथ है, इसमें मेल का कोई रोल नहीं है, आपको लगता है कि बिहार के महिलाएं एम्पावर नहीं है। तो मैं बोला नहीं सर, सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। बिहार की जो महिलाएं हैं काफ़ी एम्पावर है और पहले से कुछ ज़्यादा ही एम्पावर हो चुकी हैं। हम सर अवेयर करेंगे दोनों को, महिलाएं और मेल और फीमेल दोनों को हम अवेयर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आगे क्या कीजिएगा। तो मैं बोला कि सर एक हम क्राइटेरिया सेट करेंगे जिसमें एक अवेयर जो फर्स्ट में आंसर दिया उसमें बोला कि अवेयर करेंगे कि बच्चे ज़्यादा पैदा करने से क्या घाटा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद सेकेंड सर हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे। क्राइटेरिया में क्या होगा कि एक होगा कि 2 बच्चे करने हैं या 3 बच्चे करने हैं, जैसे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, उसके हिसाब से करेंगे। अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको पेनल्टी लगाया जाएगा, पनिशमेंट लगाया जाएगा। तो उनका काउंटर क्वेश्चन था कि आप बिहार के लोगों को पेनल्टी लगाएंगे, पता है आपको क्या बोलेगा। मैं बोला कि सर इसके अलावा हम उसको कुछ प्राइज़ वगैरह जो इंसेंटिव है वो दे सकते हैं कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आपने कम बच्चे किए हैं, तो मोटिवेशनल तौर पर है कि हम कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ओके। फिर उन्होंने बोला कि मैडम आप जो M4 थी, फीमेल थी, उन्होंने बोला कि मैडम आप पूछ लो। फिर मैडम ने काफ़ी काउंटर क्वेश्चन किया मुझसे। जैसे उनका पहला क्वेश्चन था कि अच्छा आप ये बताओ कि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन नहीं होना चाहिए। मैं बोला जी मैम। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट सब चीज़ बंद करना चाहती है, सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना चाहती है। और इन मैडम का सारे क्वेश्चन था, मुझे फोर्स किया जा रहा था कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लूँ, ऐसे सारे क्वेश्चन थे। तो उनका ये था कि गवर्नमेंट सब चीज़ बंद करना चाहती है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी सब चीज़ को ख़त्म करना चाहती है। तो मैं बोला कि मैम गवर्नमेंट का ये डिसीजन इसलिए था कि अभी अगर हम देखें बिहार में देखें तो दिल्ली में देखें तो दिल्ली में कोविड के केसेस काफ़ी राइज हो रहे हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। तो फिर उनका काउंटर क्वेश्चन था कि कोविड तो बहाना है, आपको अभी इलेक्शन हो रहा है, हर जगह इलेक्शन हो रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस समय तो कोविड किसी को दिखा नहीं, अभी कोविड दिख रहा है गवर्नमेंट। फिर उन्होंने फिर यही सवाल किया, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट सब खत्म करना चाहती है। तो मैं बोला कि मैम अगर हमको पार्लियामेंट सेशन कराना ही है तो कुछ नॉर्म्स जैसे एक सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके के करा सकते हैं कि अगर जैसे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके से अलग अलग करके हम बैठा सकते हैं। तो नहीं, ये बताइए आपको लगता है कि नहीं लगता है, डायरेक्ट उन्होंने ये क्वेश्चन बोला। तो मैं बोला कि मैम मुझे नहीं लगता है, उससे पहले मैं बोला कि आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है तो उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
मैं ये बोला। तो उन्होंने बोला कि आप तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आपको तो पता होना चाहिए प्रेशर टैक्टिक्स। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे पर अप्लाई किया कि प्रेशर में होकर मैं नर्वस ना हो जाऊँ, लेकिन मेरी यही थी कि मैं नर्वस हो नहीं रहा था, आई टू आई कॉन्टेक्ट करके मैं जवाब दे रहा था सारे चीज़ को। फिर उन्होंने बोला कि खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि एक 3 बॉडी होता है जो आपस में एक दूसरे को वॉच डॉग का काम करता है। मैं बोला कि जी मैम हमको पता, तो जी मैम। तो बोले कि अब बताइए कौन कौन से बॉडी है। तो मैं बोला कि मैम लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट सवाल किया कि आप 3 बॉडीज जो है उसमें एक बॉडीज जो है वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। उनका जुडिशियरी को लेकर कहना था। तो मैं बोला जी मैम। तो उन्होंने बोला कि क्यों। तो मैं बोला कि मैम समटाइम्स जुडिशियरी क्या करता है कि अपने डिस्क्रिशन, एक मिनट, समटाइम जुडिशियरी क्या करता है कि समटाइम जुडिशियरी क्या करता है कि अपने जो लेजिस्लेचर का जो रोल है उसमें कभी कभी इंटरफेयर करके लेजिस्लेचर का काम करने लगता है, जिसके कारण प्रॉब्लम में रहता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई इस वर्ड को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो लेजिस्लेचर के काम में या दूसरे के काम में जुडिशियरी इंटरफेयर कर देता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में। तो मैं बोला कि मैम इसको हम जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप कोई एग्जांपल बताइए। तो मैं बोला कि मैम फिलहाल 2-3 साल पहले एक एनजेएसी का एक्ट हुआ था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड किया था। तो बोला कि ये तो बहुत पुराना न्यूज़ है, कोई फ़िलहाल बताइए जो 2-3 दिन पहले हुआ है। तो मैं बोला कि मैम 2-3 दिन पहले तो मुझे अभी कुछ ध्यान में आ नहीं रहा है। तो फिर मुझे ध्यान में आ रहा था, मुझे लग रहा था कि फार्मर इश्यूज़ के बारे में पूछ रहे हैं वो लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें बोला था कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक कमेटी बनाओ और कमेटी बनाकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं डाउट था, कंफर्म नहीं था। तो मैं बोला कि मैम अगर आपकी परमिशन हो तो मैं गेस करूं। तो ये बोलने से पहले ही उन्होंने बता दिया कि जो फार्मर इशूज चल रहे हैं। तो मैं बोला कि जी मैम मुझे याद आ गया कि फार्मर इशूज चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी सब चीज़ ख़त्म करना चाहती है, जहाँ मन करे वहाँ इंटरफेयर करना चाहती है, जो मन है वो करना चाहती है। तो मैं बोला कि मैम मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ऐसा करना चाहती है। तो क्योंकि मेरा एक कोट था आर्टिकल 142 के लेकर, क्योंकि आर्टिकल 142 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जस्टिस को, कहीं भी कुछ भी जस्टिस हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन दे सकता है जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन में हो चाहे नहीं हो। तो इसको लेकर मेरा बोलना था कि मैम सुप्रीम कोर्ट नेचुरल जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने बोला नेचुरल जस्टिस, हा। उन्होंने हा किया। उसके बाद सब हंसने लगे, वो 2 मेंबर थे वो भी हंसने लगे, चेयरपर्सन भी हंसने लगे, मैं भी हंस दिया, मैं भी स्माइल दे दिया। उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा एक बताइए कि जो 4th पिलर होता है उसको क्या बोलते हैं। एक और पिलर होता है जिसको 4th पिलर बोलते हैं, वो भी वॉच डॉग का काम करता है, उसको बताइए। मैं बोला कि मैम उसको मीडिया जर्नलिज्म। तो बोलते हैं कि अभी एक टीआरपी इशू हुआ था उसके बारे में जानते हैं हम। तो मैं बोला जी मैम। तो बताइए क्या था। तो मैं बोला कि मैम महाराष्ट्र जो पुलिस है उन्होंने एक एफआईआर फाइल किया था जिसमें 2-3 चैनल जो हैं जिसके खिलाफ टीआरपी मैनिपुलेशन के लिए एक एफआईआर फाइल हुआ था, जिसमें एक फेमस टीवी चैनल है रिपब्लिक टीवी। तो उन्होंने फिर यही सवाल किया कि आपको नहीं लगता कि रिपब्लिक मीडिया अपना रोल सब भूल चुकी है और एक बायस हो गई है, कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। मतलब इनडायरेक्ट वे क्वेश्चन था, गोदी मीडिया वाला जो कंसेप्ट चल रहा था कि एक ही पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के सारे नारे गाने करते रहते हैं, अपना रोल सब भूल चुके हैं। तो मैं बोला कि मैम मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक अनबायस्ड तरीके से एक जजमेंट दिखाना चाहिए कि जो हो रहा है उसके बारे में सही न्यूज़ दिखाना चाहिए। तो बोलती है कि आपको लगता है कि मीडिया ऐसे कर रही है। तो मैं बोला कि जी मैम मुझे लगता है। तब सारे एक्साइटेड हो गए कि अब फंसा, अब तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा। सारे एक्साइटेड हो गए। फिर बोलते हैं कि कारण बताइए। इवन चेयरमैन सर भी एक्साइटेड होकर बोलते हैं कारण बताइए। तो अब मैं सोचने लगा कारण क्या है। तो मैं 1-2 सेकंड लिया, फिर माइंड में अपने आप रिकॉल हो गया कि सर ने बोला कि हाँ बेटा कारण बताओ।
तो सर को मैं बोला चेयरमैन सर को कि सर फाइनेंशियल रीज़न है, पैसा। तो चेयरमैन सर बोले कि अच्छा पैसा रीज़न है। तो मैं बोला जी सर पैसा रीज़न है। तो उन्होंने बोला कि ओके ठीक है। फिर मैडम ने बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू, उन्होंने चेयरमैन सर को बोला कि सर ठीक है यहीं पर समाप्त, मेरा ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो चेयरमैन सर ने बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू समाप्त होता है और आप जा सकते हैं। तो फिर मैं बोला थैंक यू सर और हैव अ नाइस डे करके वापस आ गया। अब क्या है कि मेरा लगभग इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है कम से कम चला होगा तो 25 से 30 मिनट के आसपास। अभी मैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। वहाँ पर बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मैं धीरे धीरे जवाब भी दे रहा था, इसलिए थोड़ा लंबा चला था। और लंबा चलने का कारण ये था कि मैं सबसे पहला स्टूडेंट था। 18 तारीख को सबसे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था। और ख़ासकर मेरे इंटरव्यू के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिसके किसी के 10 मिनट, किसी के 15 मिनट मैक्सिमम चल रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं आया, उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल में वही ब्लड प्रेशर, चेस्ट मेजरमेंट, ये सब जो हाइट वगैरह ये सब नापते हैं। फिर यूरिन टेस्ट लेते हैं जिसमें आपको ब्लड शुगर नापेंगे, आंखों को देखेंगे। उसके बाद आपको फिट फॉर ऑल सर्विसेज कर देते हैं। अगर आप अनफिट हैं तो आपको वो भी लिख देंगे। तो मेरे को फिट फॉर ऑल सर्विसेज बोल दिया। फिर उन्होंने मुझे वापस बोला कि जब जा सकते हैं। तो ये मेरा इंटरव्यू का ड्यूरेशन था, जिसमें जनरली देखा जाए तो बहुत सारे बंदे से फैक्चुअल सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन मुझसे कोई फैक्चुअल नहीं, सारे एनालिटिकल सवाल पूछा गया। इसके कारण ये हुआ कि ऐसे कोई सवाल मुझे आते नहीं, मतलब ऐसे नहीं था कि कोई सवाल, इतने सारे सवाल थे जिसमें मुझे किसी का आंसर आता नहीं था, क्योंकि सारे एनालिटिकल क्वेश्चन थे। तो कहना यह है कि सजेशन ये है कि अभी इंटरव्यू चल रहा है 4 तारीख से सेकेंड शिफ्ट वाले का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, आप बहुत डिटेल में पढ़ना है और आपको डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, जो इंपॉर्टेंट है पूछे जाने लायक है। जैसे मेरे साथ एक महिला थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था ग्रुप ए में। तो उनसे पूछा, उस दिन SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया था जिसमें इंडिया का रैंक था 131। तो मैं तो पढ़ के गया था कि मुझसे हो सके कि पूछ सकता है, लेकिन क्या है कि वो पढ़ के गए नहीं थी। तो उनसे पूछ दिया कि अभी कल कोई एक रिपोर्ट आया है जिसके बारे में आप बता सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे पता नहीं है। तो उनका भी PSIR था, पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन उनका लगभग चला था 12-13 मिनट के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कोऑपरेटिव है वो लोग, बहुत ही हंस के बात करेंगे। खासकर जो चेयरपर्सन होते हैं बार बार बोलेंगे आपको बेटा 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 करके, जो मुझे उन्होंने बोला था कि अच्छा बेटा ये बताओ, अच्छा बेटा वो बता, दिस टाइप। तो कोई ऐसा आपको लगेगा नहीं कि वो आपको धमका रहे हैं या डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कोऑपरेट करेंगे। हाँ कुछ हैं जो, जैसे हमारे में एक मैडम थी, उन्होंने बहुत ही प्रेशर डाल रहा था मुझ पर, बहुत ही प्रेशर टैक्टिक्स थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ, लेकिन मैं भी ठान लिया था कि कुछ भी कर ले मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाऊँगा ही नहीं। खासकर पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब चीज़ खत्म करना चाहती है, तो इसको तो मैं चाह के भी हाँ नहीं बोल सकता था। जुडिशरी सब चीज़ खत्म करना चाहती है, चाह के भी हाँ नहीं बोल सकता था। हाँ रिफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन नहीं। एक और बात क्या है कि जो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन था, इंडो बांग्लादेश का जो वर्चुअल समिट हुआ था, वो मेरा लक मान लो या लक ही मान लो, क्योंकि मैं पढ़ के गया नहीं था। और मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं, भाई साहब एक बगल में थे, उनका न्यूज़पेपर पढ़ा, सबसे पेज नंबर 3rd या 4th पर आया था वो इंडो बांग्लादेश का वर्चुअल समिट, उसको मैं पढ़ा और मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन वहीं पूछा गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। तो बस यही सजेशन हुआ कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ के जाएँ। और बाकी अपने कोई डिस्ट्रिक्ट से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, आपका नाम क्या है ये भी नहीं पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये भी नहीं पूछेगा, इवन आप कहाँ से आए हो ये भी नहीं पूछ रहा है। तो पूरे तरीके से गोपनीय है, ट्रांसपेरेंट है। एक कोड पर आपका इंटरव्यू होगा, उस कोड पर आपको नंबर मिलेगा, कोड जाके आपके नाम पर चढ़ जाएगा। ये जो हुआ, अब अंदर का क्या खेल है हमको पता नहीं, लेकिन जो सामने जो दिखा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही सब हुआ था। और बाकी 10 फरवरी तक इंटरव्यू होगा और मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब देखते हैं होता है क्या।